Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to do part 2 of prepositions. तो हमने लास्ट क्लास में कुछ अपने रूल्स देखे थे prepositions में. अब आज हम जो हमारे थोड़े से बचे हुए रूल्स हैं हम उनको देखेंगे और ये चैप्टर फिनिश करेंगे और उसके बाद फिर हम इससे जुड़े हुए थोड़े से कुछ एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस भी देखेंगे प्रैक्टिस के लिए. ओके तो यहाँ पर जो रूल आपको देखना है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है. ये मैंने आपको बताया था. ही, हिम, यू का यू ही रहता है, वी का अस, ऐसे कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं प्रोनाउन के, है ना. तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हमें याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव केस, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा. तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम. ये एक ऑब्जेक्टिव केस है. आई डू नॉट डिपेंड ऑन ऑन ही नहीं लिखा है, हिम लिखा है ना. शी रिलाइज ऑन मी, ये नहीं लिखा शी रिलाइज ऑन आई. अगर शी रिलाइज ऑन आई लिखा है तो रॉन्ग होगा. आई डू नॉट डिपेंड ऑन ही लिखा है तो भी रॉन्ग होगा. ये ऑब्जेक्टिव केस का हमें ध्यान रखना है. दूसरा रूल जो ये है, हमें ये बताया गया है कि अगर एक ही सेंटेंस में आप दो वर्ड्स को जोड़ रहे हो और वो जो दो वर्ड्स हैं, ठीक है, दो वर्ड्स हैं, उनके साथ अलग अलग नॉर्मली अगर वो इन सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो अलग अलग प्रेपोजिशन होता है, यूज़ होता है. तो आपको अगर ऐसा कभी एक सेंटेंस में ऐसे दो वर्ड्स दिखे तो आपको उनके प्रेपोजिशंस को ज़रूर क्लियर कर देना है. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, शी इज़ कॉन्शियस. मान लो हमने ये पार्ट नहीं लिखा होता एंगेज्ड, ठीक है, तो शी इज़ कॉन्शियस ऑफ हर वर्क, ठीक है, ये सेंटेंस होता और कॉन्शियस के साथ हम ऑफ लेते. लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि अगर कॉन्शियस ना होता, ठीक है, शी इज़ एंगेज्ड इन हर वर्क, ये होता तो ये भी करेक्ट है. लेकिन जब ये दोनों यूज़ होते हैं तो हमें इसके लिए, क्योंकि ये ऑफ लेता है, तो हम ये नहीं लिख सकते शी इज़ कॉन्शियस एंड एंगेज्ड इन हर वर्क, रॉन्ग हो जाएगा. और ना ही हम ये लिख सकते हैं कि शी इज़ कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड हर वर्क. नहीं, हमें दोनों के लिए, क्योंकि अलग अलग प्रेपोजिशंस की ज़रूरत है, तो कभी किसी सेंटेंस में ऐसे दो वर्ड आए जिनको हमने एंड कंजक्शन या और कंजक्शन, मतलब कंजक्शन वो होते हैं जो दो पार्ट को जोड़ते हैं, तो एंड और के साथ जुड़ा हुआ है और वो दोनों अलग प्रेपोजिशन लेते हैं, तो आपको वो स्पेसिफाई करना है, मतलब कि वो दिखाना है और सेंटेंस में दो अलग अलग प्रेपोजिशन यूज़ करना ही होगा. जैसे यहाँ पर भी ऐसे दिया हुआ है कंजक्शन का यूज़ कर, आई वॉज सरप्राइज्ड एट, एज प्लीज्ड विद. तो एट और विद का यूज़ किया गया अलग अलग, क्योंकि ये दोनों अलग अलग लेते हैं. अब एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स सेम प्रपोजिशन देन ही लेंगे, इस वजह से यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है. ठीक है, ये देखो, शी इज़ यंगर एंड टॉलर देन हर ब्रदर. ओके, तो शी इज़ यंगर के बाद भी देन ही आएगा, टॉलर के बाद भी देन ही आएगा, सेम प्रीपोजिशन का यूज़ होगा. तो इस वजह से अलग अलग दोनों के बाद लगाने की ज़रूरत नहीं है. शी इज़ यंगर देन एंड टॉलर देन हर ब्रदर, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है. एक बार देन लिखने से काम चल जाएगा. ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस देखिए, ही इज़ सीनियर एंड ओल्डर देन आई लिखा है. ठीक है, अब ये सीनियर के साथ हम टू प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, अगर नहीं यूज़ करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. तो ही इज़ सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई, ये होना चाहिए, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट होगा. अगर प्रपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब प्लस इंग, ये जो नॉर्मल सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें भी हमने ये नोटिस किया होगा, और ये आपको ध्यान भी रखना है कि अगर किसी प्रपोजिशन के बाद वर्ब का यूज़ हुआ है तो इंग आपको इंग वाली फॉर्म यूज़ होनी चाहिए. जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग, फॉरवर्ड टू यहाँ पर देखो, ठीक है, और उसके बाद ये वर्ब लगा है, तो इस वजह से यहाँ पर इंग यूज़ किया. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू लंदन, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि अगर प्रपोजिशन के बाद टू आता है और उसके बाद कोई इंग आ जाता है, कोई मतलब वर्ब आता है, तो आपको उसके साथ इंग लगाना होगा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू लंदन, रॉन्ग हो जाएगा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग, ये करेक्ट होगा. तो ये याद रखना है कि प्रपोजिशन के बाद अगर टू आता है तो उसके साथ इंग यूज़ करना कंपलसरी है.
अच्छा, नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू माई होम, है ना, आपने ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे। तो यहाँ से जुड़ा हुआ कुछ एक रूल है, वो आपको देखना है। जो होम शब्द है उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, प्रीपोजिशन बोल रही हूँ, होम शब्द से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है अगर उसके पहले वर्ब हो तो। अगर वर्ब है तो, ठीक है, जैसे आई वेंट होम बाय कार, होम के पहले वेंट है तो वर्ब का यूज़ नहीं होगा। याद रखना, दो अलग अलग अभी आपको सिचुएशंस दिखेंगी। अभी एक सेंटेंस और हम पढ़ेंगे जिसमें टू यूज़ हुआ होगा। दोबारा मैं बोल रही हूँ, अगर होम के जस्ट पहले वर्ब है तो आप यूज़ नहीं करोगे टू। आई वेंट होम बाय कार, ठीक है, आई वेंट होम बाय कार। लेकिन देखो, इसी के साथ एक नोट करके दिया हुआ है कि अगर होम के पहले कोई पोजेसिव केस का एडजेक्टिव हो, ठीक है, या नाउन के साथ एस लगा हो, तो होम के पहले टू का यूज़ हो सकता है। जैसे आई वेंट टू हिज होम, देखो यहाँ पर आई वेंट टू हिज होम, ठीक है, यहाँ वेंट जो वर्ब है उसके साथ टू लगा हुआ है क्योंकि यहाँ हिज का यूज़ हुआ है, ठीक है, ये याद रखना, आई वेंट टू हिज होम। इसके बाद आई डिसाइडेड टू गो टू राम्स होम। अब नाउन है, नाउन के साथ एपिस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, ठीक है, तो टू का यूज़ हुआ है। तो ये याद रखना है कि होम के पहले कब टू लग रहा है, कब नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर सिंपली लिखा हुआ है होम के पहले कोई वर्ब और उसके पीछे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल नाउन है, तो फिर आपको टू यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर उसके पास हिज हार ऐसे कोई वर्ड आ जाता है तो फिर आपको टू यूज़ करना है। जैसे आई वेंट टू हिज होम, ये एग्जांपल दिया हुआ है, आप देखो आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको स्ट्रेस, एम्फोसाइज, इन्वेस्टिगेट, ऐसा बहुत सारे वर्ड्स की पूरी लिस्ट दी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। जब ये वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज़ हो रहे हों, ठीक है, तो इनके बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, यूज़ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द टीचर एम्फोसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, ठीक है, यहाँ पर ऑन द नीड नहीं की ज़रूरत नहीं है, सिंपली द टीचर एम्फोसाइज द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको पता होगा, पैसिव वॉइस में किसी चीज़ को बाय लगा के ऐसे करके बोलते हैं। अभी वो डिस्कस करने लग जाऊंगी तो थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा, हम दूसरे चैप्टर में, दूसरी क्लास में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को भी देख लेंगे। तो आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, आई हैव ऑर्डर सिंपल सीधा सा सेंटेंस है, तो आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे फॉर की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरीली लगा हुआ है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब जब कम्युनिकेशन में प्रयोग किए जाने वाले वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, जैसे एडवाइस कम्युनिकेशन के लिए, जैसे सलाह देने के लिए, टेल बताने के लिए, आस्क पूछने के लिए, बैग, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये जो पूरे वर्ड्स दिए हुए, ये सारे वर्ड्स का यूज़ हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, तो हमें इनके साथ टू नहीं लगाना है। आई एडवाइज टू हिम टू गो, रॉन्ग हो जाएगा, हमें टू यहाँ से हटाना पड़ेगा। आई इन्फॉर्म्ड टू द पुलिस फॉर द ऑफ द एक्सीडेंट, आई इन्फॉर्म द पुलिस डायरेक्ट लिखना है। तो जो कम्युनिकेशन के लिए जो वर्ब यूज़ किए जाते हैं उनके साथ टू का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल है, से, सजेस्ट, प्रपोज के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन का प्रयोग होता है यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति का प्रयोग हो। यू सजेस्टेड हिम, यू सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड लीव दैट प्लेस। हिम और टू दोनों पर्सन हैं, और सजेस्टेड और सेड ये दोनों कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते तो हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में इंसान का यूज़ हुआ है। आप सिंपली ये याद रख सकते हो कि से, सजेस्ट, प्रपोज के साथ आप टू का यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, ये जो पूरी लिस्ट दी हुई है इनका यूज़
यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति का प्रयोग, सेम चीज़ है, रिप्लाई टू, जैसे ऊपर बताया गया था। प्रीपोजिशन के दृष्टिकोण से वर्ब के साथ प्रयुक्त उपयुक्त ऑब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है हमें। फर्निश, इंटरेस्ट, प्रेजेंट, प्रोवाइड, सप्लाई। आई प्रोवाइडेड हिम मनी, आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी। अब हमें यहाँ पे देखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, ये भी एक स्पीच में आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। उस तरीके के सेंटेंसेस में हमें ये ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस किस टाइप का है और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रीपोजिशन को यूज़ करना है या फिर नहीं करना है। जैसे यहाँ पे दिया आई प्रोवाइडेड हिम मनी, ये रॉन्ग है, और आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी, और आप बना सकते हो टू मनी, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। rob a person of something, we inform the police of an accident, matter to her of, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट के अनुसार निम्न वर्ग के सही प्रयोग को ध्यान से देखें, वर्ब को ध्यान से देखें। रॉब अ पर्सन ऑफ समथिंग, वी इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ। जिस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। रॉब अ पर्सन ऑफ, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ, एक्सप्लेन द मैटर टू, ठीक है, ये जैसे दिए हुए। अब इसके बाद कुछ प्रपोजिशंस फ्रेजल प्रपोजिशंस होते हैं, मतलब जिसमें फ्रेजेस के रूप में यूज़ होते हैं वो। अकॉर्डिंग टू, ये ऐसा ही होता है, मतलब अकॉर्डिंग आप जब यूज़ करते हो तो उसके साथ सिंपली टू लगता ही है, ठीक है। ये फ्रेज़ के रूप में यूज़ होता है, जैसे कहावतें होती है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस, उस तरीके से। सो टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ही विल, अकॉर्डिंग टू के साथ आप कुछ भी लगा रहे हो तो अकॉर्डिंग के साथ टू लगेगा ही। इन केस ऑफ, अगर कोई दिया हुआ है कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, अगर, इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। बाय डिंट ऑफ, यानी कि बल पर, आई पास द एग्ज़ाम बाय डिंट ऑफ माई हार्ड वर्क, और बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। द वर्चू ऑफ, यानी कि के बल पर। ओइंग टू और ड्यू टू, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, दोनों का मीनिंग का कारण होता है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ओइंग टू जो है वो स्टार्टिंग में आता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और ड्यू टू सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ड्यू टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कम, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ड्यू टू सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है, ठीक है, ये बीच में ही यूज़ किया जा सकता है। तो ओइंग टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कम करेक्ट हुआ, ड्यू टू हैवी रेन्स रॉन्ग है क्योंकि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया, बीच में ही हम ड्यू टू से शुरू करेंगे, ऐसे स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। तो ये कुछ हमारे बचे हुए रूल्स थे। नेक्स्ट इससे जुड़े हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एरर फाइंडिंग के प्रेपोजिशन से जुड़े हुए, जिससे कि थोड़ी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ओके ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि अभी हमने रूल्स पढ़े उनसे जुड़े हुए हैं, आप इनको देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप खुद करके पहले इनको ट्राई करो, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनको करके देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने रॉन्ग हुए एरर फाइंडिंग में, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा देती हूँ सारे क्वेश्चंस। टोटल 15 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं दे रही हूँ, आप ये घर पे करके देखो कि यहाँ इसमें कौन से पार्ट में कहाँ एरर है, और नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चंस को खुद भी करके देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने नहीं हुए, तो आप मैच करके देख सकते हो। Okay, so this was it for today's class. Thank you for watching the video.